हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। खूब सब बढ़िया होंगे और आप लोगों की स्टडी भी बढ़िया चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम गोरखा शासन से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कल जो प्रीवियस वीडियो थी हमारी, उसमें हमने लास्ट गणा लाडा का युद्ध के बारे में डिस्कस किया था, जो हस्तिदल चौसरिया व कर्नल निकोलसन के बीच हुआ था। आज हम उससे आगे के जितने भी टॉपिक्स हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, उसको कवर करने वाले हैं। सो प्लीज़ आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आती है, हेल्पफुल लगती है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पे देखिएगा, संगोली की संधि 2 दिसंबर 1815 को अमर सिंह थापा व अंग्रेजों के बीच हुआ था। गोरखों ने राज्य के प्रमुख मंदिरों जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, जागेश्वर में स्थावत लंगर चलाया था। काल कोठरी की घटना भी गोरखों के समय में घटी थी, जो जोशीमठ में घटी थी। कुमाऊं के गोरखा अत्याचार की जांच हेतु नेपाल में गठित कमेटी का अध्यक्ष रेवंत काजी को बनाया गया था। कैप्टन रेपर के अनुसार गोरखा चौकी में दास दासियों की बिक्री की जाती थी, जो हरिद्वार में जिसका केंद्र था। 1797 ईस्वी में कौन व्यक्ति गणनरेश के वकील के रूप में ब्रिटिश सरकार के पास गया था, तो ये हर्षदेव जोशी थे। गोरखा काल में अफसरों को दिया जाने वाला नजराना, जिसे सलामी कहा जाता था, जो गोरखा शासन काल में अफसरों को दिया जाता था नजराना, उसे सलामी के नाम से जाना जाता था। नेपाल का समूचा साहित्य किस भाषा में मिलता है, तो ये नेवारी भाषा में हमें देखने को मिलता है। और नेवारी भाषा यूज़ होने के कारण ही वहाँ पे नेपाल का नाम पड़ा, और नेवारी जनजाति भी वहाँ पे निवास करती है। भैरव थापा 1808 से 1811 के शासनकाल में प्रजा पर होने वाले अत्याचारों से नेपाल सरकार को किसने अवगत कराया था, तो ये मौलाराम ने अवगत करवाया था। मौलाराम की रचना है, तो इनकी रचना है रण बहादुर चंद्रिका। गोरखा शिल्पकर्मियों को कहते थे, तो जो गोरखा शिल्पकर्मी थे, जो शिल्प का काम करते थे, उनको कामी के नाम से जाना जाता था। गोरखों के ब्राह्मण थे, तो ये पांडे और उपाध्याय गोरखों के ब्राह्मण थे। ऋतुध्वज थापा को डोटी में फांसी दी गई थी। गढ़वाल का पहला गोरखा प्रशासन किसे नियुक्त किया गया था, तो गढ़वाल का प्रथम गोरखा प्रशासन अमर सिंह थापा को नियुक्त किया गया था। नेपाल के श्रेष्ठ सेनापति किसे कहते थे, तो ये अमर सिंह थापा को कहा जाता था। नेपाल सरकार द्वारा दी जाने वाली सर्वोत्तम उपाधि थी, तो ये काजी की उपाधि नेपाल सरकार द्वारा दी जाने वाली सर्वोत्तम उपाधि थी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, नेपाल सरकार ने काजी की उपाधि किसे दी थी, तो अमर सिंह थापा को नेपाल सरकार ने काजी की उपाधि दी थी। अमर सिंह थापा के बाद प्रशासक किसे नियुक्त किया गया, तो रण बहादुर शाह को अमर सिंह थापा के बाद प्रशासक नियुक्त किया गया था। रणजोर सिंह थापा को दानवीर कर्ण की उपाधि किसने दी थी, तो मौलाराम ने इनको दानवीर कर्ण की उपाधि दी थी। क्यों दी थी, क्योंकि ये विद्वानों का सम्मान करते थे, इस वजह से इनको दानवीर कर्ण की उपाधि मौलाराम द्वारा दी गई थी। सभा मंडली का गठन किसने किया, तो रणजोर सिंह थापा के द्वारा सभा मंडली का गठन किया गया था। रणजोर सिंह थापा के बाद प्रशासक कौन बने, तो रणजोर सिंह थापा के बाद जो प्रशासक बनते हैं वो बनते हैं हस्तिदल चौतरिया। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, हस्तिदल चौतरिया का पूरा नाम क्या था, तो हस्तिदल चौतरिया का पूरा नाम चौतरिया बहादुर था। नेक्स्ट देखिए, नीति घाटी के भौटांतिकों का आत्मसमर्पण व कर प्रणाली में परिवर्तन किसके समय में हुआ था, तो ये रणजोर सिंह थापा के समय में ही हुआ था। हस्तिदल चौतरिया के कार्य इन उपत्यका में सुप्रबंध दासों की हीन दीन दशा, कृषकों के लिए कल्याणथन प्रयत्न, रेपर का गढ़वाल राज्य आगमन, ये हस्तिदल चौतरिया के शासनकाल में होता है। हस्तिदल चौतरिया के पश्चात शासक कौन बना, तो भैरव थापा 1808 से 1811 तक इन्होंने शासन किया था। ये हस्तिदल चौतरिया के बाद शासक बनते हैं। नेक्स्ट देखिए, भैरव थापा को विलासी व अत्याचारी प्रशासक कहते थे। भैरव थापा के कार्यकाल में कंपनी के लिए भांग उत्पादन एवं लीसे का व्यापार चलता था। जब भैरव सिंह थापा का कार्यकाल था, तो उस टाइम पे कंपनी के लिए भांग उत्पादन और लीसे का व्यापार किया जाता था। भैरव थापा के बाद प्रशासक कौन बना, तो भैरव थापा के बाद जो प्रशासक बनते हैं वो बनते हैं काजी बहादुर भंडारी 1811 से 1812 तक। गोरखों ने उर्वरक की दृष्टि से भूमि को गढ़वाल को कितने वर्गों में बांटा, तो देखिए जो गोरखा थे उन्होंने उर्वरक की दृष्टि से गढ़वाल की भूमि को 5 भागों में बांटा था, जिसमें इन्होंने अब्बल, दम, सोम, चाहर और सुखवासी इन 5 पार्ट्स में भूमि को डिवाइड किया था।
मौलाराम की जागीर किसने छीनी थी? तो बहादुर भंडारी ने मौलाराम की जागीर छीनी थी। गोरखा सैनिकों द्वारा जनता से मनमाने ढंग से कर वसूलने को कहा जाता था। तो गोरखा सैनिकों द्वारा जनता से मनमाने ढंग से कर वसूलने को बाली कहा जाता था। गोरखा सेना में मंगोल और हिंदू जाति के लोग होते थे। जो गोरखा सेना थी उसमें दो जाति के लोग होते थे, एक तो होते थे मंगोल और एक होते थे हिंदू। गोरखा सैनिकों का कार्यकाल कितना होता था? तो इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता था। नेवार जाति का संबंध नेपाल में लोहार होते थे। देखिए जो नेवार जाति का संबंध है ये नेपाल से है, और जो नेवार जाति होती थी उन वो मुख्यतः लोहार होते थे और ये खुकरियों का निर्माण करने का कार्य करते थे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, देखिएगा 2 वर्ष के लिए सेना मुक्त सैनिकों को क्या कहा जाता था? तो इनको ढाकरिया या ढाकचा कहा जाता था। गोरखों द्वारा ब्राह्मणों द्वारा चोरी करने पर कौन सा दंड लगाया जाता था? तो गोरखों द्वारा ब्राह्मणों को जब ब्राह्मण चोरी करते थे उन पर जनेऊ उतराव या चुटिया काट दी जाती थी उनकी, ये दंड उनको दिया जाता था। गोरखों द्वारा दंडित करने की प्रक्रिया थी उसमें वो सूली पर चढ़ाकर अंग भंग करते थे। आत्महत्या करने वाले व्यक्ति के परिवार के व्यक्ति से जुर्माना लिया जाता था। जो व्यक्ति स्वयं से आत्महत्या करता था उसके परिवार से जुर्माना लिया जाता था। गोरखों का समाज कैसा था? तो गोरखों का समाज देखिए, गोरखों की आय का स्रोत था तो भू राजस्व गोरखों की आय का स्रोत था। चंदों की 36 रकम 32 कलम व्यवस्था को किसने समाप्त किया था? तो चंदों की 36 रकम और 32 कलम की जो व्यवस्था थी उसको गोरखों ने समाप्त किया था। गोरखों का अत्याचार किस नाम से जाना जाता था? तो इसको गोरखियानी के नाम से जाना जाता था। बहुत क्रूर शासन गोरखाओं का रहा है। गोरखों का प्रिय भोजन व त्योहार थे तो मांस मदिरा इनका प्रिय भोजन था और दशहरा दसाई या दशई इनका प्रमुख त्योहार था। गोरखा काल में जो टैक्स नहीं देते थे इन्हें कहते थे, तो जो गोरखा काल में टैक्स नहीं देते थे उनको हिला हवाली कहा जाता था। जो गोरखे को टैक्स नहीं देते हैं हरिद्वार के भीमगौड़ा मंडी ले जाकर 10 रुपये से 150 रुपये में बेच देते थे। गोरखों के किस त्योहार में मुर्गी व बकरी की बलि दी जाती थी? तो दशहरा या दशे में मुर्गे या बकरी की बलि दी जाती थी। गोरखे किस धर्म से संबंधित थे? तो हिंदू और बौद्ध धर्म से भी संबंधित थे। ये हिंदू भी थे और कुछ कुछ बौद्ध धर्म से भी संबंधित थे। खसुकरा भाषा का संबंध किससे था? तो ये गोरखों से था। गोरखों का आगमन यमराज के आगमन के बराबर था, ये किसने कहा है? तो ये अजय सिंह रावत जी ने कहा है। आंग्ल नेपाल युद्ध के समय नेपाल का प्रधानमंत्री थे। तो जब आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ उस टाइम पे नेपाल के प्रधानमंत्री भीमसेन थापा थे 1806 में। खलंगा देहरादून के आंग्ल गोरखा युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो खलंगा देहरादून के आंग्ल गोरखा युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व जो करते हैं वो मेजर जनरल रॉबर्ट रोलो जिलेस्पी द्वारा किया जाता है। अकाउंट ऑफ नेपाल बुक ये हैमिल्टन द्वारा लिखी गई है। अब यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट तिथियां हैं यहाँ पे। 1716 में गणनरेश फतेह शाह की मृत्यु हो जाती है। 1716 से 1717 में गणनरेश उपेंद्र शाह शासन करते हैं। 1716 से 1742 तक गोरखा नरेश नरभूपाल शाह शासन करते हैं। 1717 से 1772 में गणनरेश प्रदीप शाह शासन करते हैं। 1720 से 1726 में कुमाऊं नरेश देवी चंद शासन करते हैं। 1723 में देवी चंद का गणराज्य पर जो छापा मारते हैं वो 1726 में गढ़वाली सेना का कुमाऊं पर छापा पड़ता है और पंच भाई या पांच भाई कटौती की वो हत्या कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट देखिएगा 1726 से 1729 में कुमाऊं नरेश अजीत चंद कुमाऊं में गेड़ागर्दी यहाँ पे शुरू हो जाती है। 1729 से 1747 में कुमाऊं नरेश कल्याण चंद्र शासन करते हैं। 1742 से 1775 में नेपाल नरेश पृथ्वी नारायण शाह का शासन चलता है। 1742 से 1743 में कुमाऊं पर रोहिला आक्रमण होता है जिसमें प्रदीप शाह द्वारा कल्याण चंद्र के राज्य की रक्षा की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 1743 में पृथ्वीनारायण का नुआकोट पर आक्रमण होता है। 1739 से 1777 में कुमाऊं नरेश दीपचंद्र का शासन होता है। 1751 से 1774 में कटोच कांगड़ा नरेश खमंड चंद्र जिसमें शासन करता है। 1755 से पृथ्वीनारायण द्वारा तनहु नरेश विश्वासघात तामाचौड़ का युद्ध होता है और गढ़ नरेश और कुमाऊं नरेश के मध्य युद्ध लड़ा जाता है। 1757 में पृथ्वीनारायण द्वारा कीर्तिपुर पर प्रथम आक्रमण किया जाता है और दून उपत्यका पर नजीब उद्दौला का अधिकार हो जाता है।
उसके बाद 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है, जिसमें मराठों का पतन हो जाता है और कुमाऊं नरेश द्वारा अब्दाली की सहायता से हर्षदेव दूसरी नजीबुद्दौला के राजधानी और परिवार की रक्षा की जाती है। 1762 में पृथ्वीनारायण द्वारा मकवानपुर पर आक्रमण किया जाता है। 1763 में पृथ्वीनारायण द्वारा कीर्तिपुर पर आक्रमण किया जाता है। 1764 में बक्सर का युद्ध होता है और 1768 में पृथ्वीनारायण का काठमांडू पर अधिकार स्थापित होता है। 1770 में पृथ्वीनारायण का 24 अभियान चलता है। 1771 में नजाबुद्दौला की मृत्यु हो जाती है और दून उपत्यका पर गणरेश का अधिकार स्थापित हो जाता है। 1772 से 1780 में गणरेश ललित शाह का शासनकाल चलता है और 1773 में पृथ्वीनारायण द्वारा सप्तकोशिक विजयी घोषित की जाती है और 1774 से 75 में कांगड़ा नरेश तक चंद का शासन चलता है। 1775 में दून उपत्यका पर जाविता खां का छापा पड़ता है। 1775 से 1777 पर नेपाल नरेश सिंह प्रताप का शासन होता है। 1775 से 1823 में कांगड़ा नरेश हजारा चंद का शासन चलता है। 1777 में कुमाऊं में फटियालों का गदर होता है। 1777 से 1779 में कुमाऊं नरेश मोहन चंद व जोशियों का हत्याकांड यहाँ पे होता है। 1777 से 1789 में नेपाल नरेश रण बहादुर शाह का शासन होता है। 1778 से 1779 में चौबीसी से गोरखेश्वर के युद्ध प्रतिद्वंद किया जाता है। 1779 में बग्वाली पोखर का युद्ध प्रद्युमन चंद कुमाऊं का नरेश तब घोषित किया जाता है। 1780 में दुलोड़ी के शिविर में ललित शाह की मृत्यु हो जाती है। 1780 से 1750 में कुमाऊं नरेश प्रद्युमन शाह शासन करते हैं और 50 में अमर सिंह थापा द्वारा नुआकोट पश्चिम की विजय होती है। 1750 से 1804 में गणनरेश प्रद्युमन शाह की मृत्यु हो जाती है। 1786 में पालीगांव का युद्ध होता है, जिसमें राजेंद्र लक्ष्मी की मृत्यु हो जाती है। कांगड़ा दुर्ग पर संसार चंद्र का अधिकार हो जाता है। 1786 से 1778 में कुमाऊं नरेश मोहनचंद दूसरी बार शासन करते हैं। 1787 में मोहनचंद और रणबहादुर के मध्य धर्मपत्र पर हस्ताक्षर होते हैं। 1788 में गोरखालियों द्वारा तिब्बत के मंदिरों की लूटपाट की जाती है और 1789 में नेपाल नरेश का सिक्किम पर आक्रमण होता है और चित्रकार डेनियल तथा अन्य सैन्य अधिकारियों का श्रीनगर में आगमन होता है, जिसमें पराक्रम शाह की सहायता से कुमाऊं में महेंद्र चंद्र का राज्यारोहण किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा 1789 से 1790 में कुमाऊं नरेश महेंद्र चंद्र का शासन होता है। 1790 में जनवरी पर कुमाऊं पर गोरखा आक्रमण होता है, जिसमें फरवरी में गोरखियाली का अधिकार अल्मोड़ा में स्थापित होता है। 1791-92 में कुमाऊं में सुब्बा जोगामल्ल प्रारंभिक भू व्यवस्था करते हैं और तिब्बत पर गोरखियाली आक्रमण लंगूरगढ़ का घेरा डाला जाता है। 1792 से 1839 में पंजाब नरेश रणजीत सिंह बनते हैं। 1792 में नेपाल पर चीन का आक्रमण होता है और नेपाल की कंपनी से व्यापारिक संधि लकड़घाट में सिरमौर नरेश जगत प्रकाश की मृत्यु हो जाती है, जिसमें गढ़ नरेश द्वारा नेपाल दरबार को कर देना स्वीकार किया जाता है और चीन नेपाल संधि तब होती है। 1793 में कुमाऊं में सुब्बा काजी नरसाह व नरसाही का मंगल क्रिक पैट्रिक का शिफ्ट मंडल नेपाल में स्थापित होता है। 1794 में गुलाम मोहम्मद फतेह चौड़ ने अवध के नवाब द्वारा कुमाऊं से गोरखाली अधिकार को मान्यता दिलवाई और कुमाऊं में सुब्बा अजीब सिंह ख्वास नायब सुब्बा श्रेष्ठ थापा बनते हैं। 1795 में गढ़वाल में बावनी अन्नकाल कुमाऊं में सुब्बा अमसी थापा सेनापति भक्ति थापा अब्दुल कादिर का शिष्टमंडल नेपाल में बहादुर शाह की कारागार में मृत्यु हो या हत्या की जाती है और इसमें जो मेन है वो है बावनी जो अन्नकाल पड़ता है। 1796 में हार्डविक श्रीनगर में कुमाऊं में सुब्बा प्रबल राणा। 1797 में कुमाऊं में ब्राह्मणों पर कर लगाया जाता है और कमीणों का हत्याकांड हर्षदेव की बनारस में रेजिडेंट चेरी से भेंट व बजीर अली द्वारा चेरी की हत्या वहाँ पे की जाती है। 1779 से 98 में कुमाऊं में सुब्बा बमसा नायब सुब्बा रुद्रवीर शाह सेनापति अमर सिंह थापा तथा अंगद सरदार कांतिमती द्वारा केदारनाथ मंदिर को ग्रामदान दिया जाता है। 1799 में रणजीत सिंह का लाहौर पर अधिकार होता है, जिसमें शिशु राजा जिरवाण युद्ध विक्रम का राज्याभिषेक रण बहादुर द्वारा संन्यास ग्रहण कांतिमती की मृत्यु कुमाऊं में सुब्बा अजब सिंह नायब सुब्बा श्रेष्ठ थापा बनते हैं। उसके बाद 1800 में रण बहादुर बनारस में कंपनी के आश्रय में पराक्रम शाह द्वारा मौलाराम की गणिका का अपहरण और मौलाराम को बंदी बनाना, ये घटना 1800 में घटती है। 1801 में कुमाऊं में सुब्बा धोकल सिंह बसंते सैनिकों द्वारा उनका वध किया जाता है और नेपाल दरबार में कंपनी की व्यापारिक संधि की जाती है। 1802 में कुमाऊं में सुब्बा रुद्रवीर शाह बनते हैं और 1803 में कुमाऊं में सुब्बा गज केसर पांडे पीछे चौतरिया बमसा और महारानी राजराजेश्वरी देवी का बनारस के प्रत्यावर्तन नॉक्स में ये 1803 में किया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट्स डेट है, तो प्लीज़ आप इनको नोट कर लीजिए और अच्छे से नोट्स बना लीजिए, एक बार उनको याद कर लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, आप लोग अच्छे से इनको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा
तीर का दीप ये गोरखा शासनकाल में दंड प्रावधान थे, दंड प्रक्रिया थी। इसमें क्या होता था, जिसमें आदमी पानी में डुबाया जाता था जब तक कि दूसरा आदमी एक तीर जहाँ तक जावे वहाँ तक जावे, दौड़कर वापस ना आ जाता था। दोनों पक्ष के लड़के जो तर नहीं सकते थे पानी के कुंड में डुबाए जाते थे। जो देर तक जीता था वह जीतता था। ये दंड प्रक्रिया थी। और जहर भी दिया जाता था। एक जड़ी विष की दी जाती थी, जो मर गया वह तर गया, जो जी गया वह जीता था। एक किसी मंदिर में यदि धन का मुकदमा होता था तो रुपये रखे जाते थे। जमीन का आरोप होता था तो एक टुकड़ा मिट्टी का उसी जमीन का रखा जाता था। यदि 6 महीने के भीतर उनके यहाँ कोई मृत्यु नहीं हुई तो वह निर्दोष समझा जाता था। और यदि कोई मृत्यु हो गई या दैवी कोप हुआ तो वह दोषी समझा जाता था और उसको फिर दंडित भी किया जाता था। उसके बाद देखिएगा इनके दंड प्रक्रिया में कि विश्वासघात के लिए प्राणदंड दिया जाता था। एक साधारण सी बात हो गई थी, यानी कि अगर कोई विश्वासघात करता है तो उसको प्राणदंड दिया जाता था। ये उनके लिए एक आम सी बात थी। खून के लिए फांसी पेड़ में लटका कर दी जाती थी, पर ब्राह्मण खून करता था तो उसे देश निकालने की सजा होती थी। चंद शासनकाल में फांसी पेड़ से लटकने या सिर काट डालने से होती थी, पर गोरखा में अंग भंग करना भी आरंभ किया था। कभी तो अपराधी बड़ी निर्दयता से मारा जाता था, काटकर नमक मिर्च भी लगाया जाता था। ऐसी उनकी दंड प्रक्रिया थी। इसलिए काफ़ी गोरख्याली के नाम से काफ़ी क्रूर शासक गोरखाओं को माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उन पर नमक मिर्ची भी लगाई जाती थी। छोटी चोरी करने पर नुकसान की भरपाई करनी पड़ती थी। यदि अपराध ज़्यादा हुआ तो हाथ या नाक उनका काट दिया जाता था। अब देखिए इसके बाद एक इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व यहाँ पे आता है तीलू रौतेली का। उसको भी हम देख लेते हैं। तीलू रौतेली, इनका जन्म 8 अगस्त 1661 में गुराड़ गांव पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। तीलू रौतेली के बचपन का नाम तिलोत्तमा था। इनकी माता का नाम मैणा देवी और पिता का नाम भूप सिंह गोला रावत था। तीलू रौतेली बाज बहादुर चंद तथा उद्योग चंद के समकालीन थी। 1676 में इन्होंने अपनी सेना का निर्माण किया था। इन सेना में इनकी 2 महिला साथी थी, बीलू व देवली। तीलू रौतेली ने देघाट, तमाढौन का युद्ध, खैरागढ़ का युद्ध व कलिंगा खाल का युद्ध लड़ा था। तीलू रौतेली ने उत्तराखंड में कत्यूरों को भगाने के लिए गोरिल्ला पद्धति का इन्होंने प्रयोग किया था। इनकी प्रसिद्ध घोड़ी का नाम बिंदुली था। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सराय खेत के युद्ध में इनकी प्रसिद्ध घोड़ी बिंदुली मारी गई थी। विरोखाल के युद्ध में के उपरांत पौड़ी की पूर्वी नयार नदी में नहाते समय राजू रजबान नामक कत्यूरी सेनापति ने इनकी हत्या कर दी, जो कब हुई थी 15 मई 1683 में। तीलू रौतेली की हत्या को गढ़वाल के इतिहास में महाकलंक कहा गया है। तीलू रौतेली को गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई व जॉन ऑफ आर्क के नाम से भी जाना जाता है। ये इनके क्या है, उपनाम है। झांसी की रानी कहा जाता है, गढ़वाल की झांसी की रानी तीलू रौतेली को कहा जाता है, और जॉन ऑफ आर्क भी इनको कहा जाता है। तीलू रौतेली की स्मृति में गढ़वाल में प्रचलित गीत ठड़िया किया जाता है। तीलू रौतेली पेंशन योजना का संबंध कृषि कार्य में विकलांग होने वाली राज्य की महिलाओं को दी जाने वाली सहायता से है। तीलू रौतेली पेंशन योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2014 से हुई। सो फ्रेंड्स, ये था गोरखा से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमें याद रखना है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है सो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।